ये दृष्टि का पेपर है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए और ये टेस्ट पेपर है 11 राज्य व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 1 है राज्य सूची पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति निलंबित हो जाती है। इसमें गलत है पहला ऑप्शन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इसमें जो राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियां होती हैं वो निलंबित नहीं होती हैं। जो भी राज्य विधि निर्माण होते हैं वो जारी रखे जाते हैं, लेकिन उन पर जो अधिकार होगा वो संसद की अधिभावी शक्ति के अधीन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल है उसकी विधायी शक्ति निलंबित नहीं होती है, उसके कामकाज चलते रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा निर्मित विधियां केवल राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहने तक ही प्रभावी रहती हैं। ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। जो राज्य सूची के विषय होते हैं उन पर संसद द्वारा जो विधियां आपातकाल होंगी समाप्त होने के बाद समाप्त नहीं होती हैं। जैसे आपातकाल है, अब वो समाप्त होने के बाद 6 महीने तक का कार्यान्वित रहती हैं। 6 महीने तक, जैसे आपातकाल तक इमरजेंसी है वो 6 महीने बाद तक कार्यान्वित रहेंगी और अगर उसको जारी रखा जाए तो जारी भी रखा जा सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद ही वो समाप्त होंगी। यहाँ पर इसमें बोला हुआ है कि जो निर्मित विधियाँ होंगी केवल राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहने तक ही प्रभावी रहती हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 2, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। आर्टिकल 358 केवल ये आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकारों तक ही सीमित है, जबकि 359 उन सभी मौलिक अधिकारों तक विस्तारित होता है जिनका प्रवर्तन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो 358 है उसमें आर्टिकल 19 के जो तहत मौलिक अधिकार हैं 6 उन तक ही सीमित है, जबकि जो 359 है ये सभी मौलिक अधिकारों तक विस्तृत होता है। दूसरा ऑप्शन है 358 केवल बाह्य आपातकाल की स्थिति में लागू होता है। जो 358 आर्टिकल है ये बाह्य आपातकाल, जब बाह्य आपातकाल होगा उसी स्थिति में लागू होगा, जबकि जो 359 है ये बाह्य और आंतरिक दोनों में लागू हो सकता है, लागू होता है। तो दोनों ऑप्शन इसमें सही है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 3, कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं और सही ऑप्शन इसमें बताना है। जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य पर मंत्री परिषद बर्खास्त कर दी जाती है। जैसे राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो मुख्यमंत्री की जो अध्यक्षता वाली राज्य परिषद होती है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। सही है। दूसरा कथन है राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों तथा राज्यपाल या राज्य के किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों को अधिग्रहित कर लेते हैं। ये ऑप्शन भी इसमें ठीक है। जो राष्ट्रपति हैं, राज्य सरकार के कार्य और राज्यपाल या राज्य के किसी अन्य प्राधिकारी को जो भी प्रदत्त शक्तियां दी गई थी उनको अधिकृत कर लेंगे, जो राष्ट्रपति होंगे। तो इसमें दोनों कथन ठीक है और इसकी व्याख्या भी की जा रही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी कर रहा है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 4, इसमें अनुच्छेद 360 के तहत देखना है वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में। वित्तीय आपातकाल के परिचालन के कोई अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, जो वित्तीय आपातकाल है आर्टिकल 360 के अंतर्गत इसको लगाया जाता है और इसकी कोई भी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अभी तक भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है भारत में। दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है संसद के किसी भी सदन में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें विशेष बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं होती, सामान्य बहुमत से ही, साधारण बहुमत से इसको लागू किया जा सकता है। जो
इमरजेंसी होती है, आपातकाल होता है राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ना कि वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, इसमें कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ठीक है। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 5, निम्नलिखित में से कौन से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य हैं? इसमें बताने हैं जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके कार्य कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण विधिक सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य बताने हैं। विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का संचालन करना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन भी करना। तीनों ऑप्शन इसके ठीक है, तो डी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 6, स्थायी लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। किसी विवाद से संबंधित कोई भी पक्ष मामले को न्यायालय में ले जाने से पहले निपटान के लिए इसमें स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें आवेदन कर सकता है और स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा। जो स्थायी लोक अदालत होती है उसका जो प्रत्येक निर्णय होगा वो अंतिम होगा और सभी पक्षों पर ये बाध्यकारी भी होता है, बाइंडिंग होगा। दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है और इसमें स्थायी लोक अदालत के बारे में पूछा गया था, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 7, पंचायत उपबंध जो अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों की जो पंचायतें हैं में कुल सीटों में से कम आधी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। जो आधी सीटें हैं इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के खनन पट्टे के लिए ग्राम सभा की पूर्व सिफारिश अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, ये भी इसमें जो गौण खनिज होते हैं खनन पट्टे के लिए ग्राम सभा के इसमें पूर्व सिफारिश भी अनिवार्य है, वो नेसेसरी है। दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है, सी आंसर सही आंसर है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है और इसमें अनिवार्य जो प्रावधान है वो कितने हैं, 4 में से बताना है। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष जो चुनाव होते हैं वो अनिवार्य होते हैं, तो पहला ऑप्शन तो इसमें ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मध्यवर्ती पंचायतों या जिला पंचायतों में ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों को प्रतिनिधित्व देना। इसमें प्रतिनिधित्व देना ये स्वैच्छिक प्रावधान है, ना कि एक अनिवार्य प्रावधान है। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले विभिन्न स्तरों की जो पंचायतें हैं उनमें प्रतिनिधित्व देना, ये भी एक स्वैच्छिक ही प्रावधान है। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा को शक्तियां और कार्य प्रदान करना। ग्राम स्तर पर जो ग्राम सभा है उनको शक्तियां और कार्य प्रदान करना, ये भी एक स्वैच्छिक प्रावधान ही है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसे 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में 1992 में भाग 9 के अंतर्गत जोड़ा गया था, जो पंचायत की राज संस्था है। इसमें केवल एक ही ऑप्शन ठीक है, पहला जो मध्यवर्ती और जिला स्तर होते हैं पंचायतों के अध्यक्ष के पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव अनिवार्य होते हैं, पहला ही ठीक है, तो ए आंसर इसका सही होगा, केवल एक। नेक्स्ट है 9, पहली कोटि की जो छावनी बोर्ड की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है स्टेशन की कमान संभालने वाले सैन्य अधिकारी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होना। ठीक है, पहला ऑप्शन जो पहली कोटि के छावनी बोर्ड में स्टेशन की कमान संभालने वाला जो सैन्य अधिकारी पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है उपाध्यक्ष का नामांकन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, जो उपाध्यक्ष का नामांकन रक्षा मंत्रालय के द्वारा नहीं बल्कि जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो भी निर्वाचित सदस्य हुए उनके द्वारा ही अपने बीच से चुना जाता है, उसके द्वारा किया जाएगा, ना कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है
सदस्यों में निर्वाचित प्रतिनिधि और मनोनीत सदस्य जैसे स्वास्थ्य अधिकारी, मजिस्ट्रेट दोनों शामिल होते हैं। ये ऑप्शन इसमें सही है। स्वास्थ्य अधिकारी भी, मजिस्ट्रेट और इसमें सैन्य अधिकारी जैसे जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं। तीसरा ऑप्शन और पहला ऑप्शन इसमें सही है, 2 ऑप्शन करेक्ट है। इसमें केवल 2 ठीक होगा, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 10, अधिसूचित क्षेत्र समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। अध्यक्ष सहित अधिसूचित क्षेत्र समिति के सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। जो एनएसी के सभी सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित ये राज्य सरकार द्वारा ही नामित किए जाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन अधिसूचित क्षेत्र समिति के बारे में है। अधिसूचित क्षेत्र समिति एक सांविधिक निकाय है। ये एक सांविधिक निकाय नहीं है, ये एक वैधानिक सांविधिक निकाय इसमें पूछा हुआ है तो सांविधिक निकाय नहीं है। सांविधिक को वैधानिक निकाय भी बोला जाता है तो वैधानिक निकाय नहीं है। नगर पालिका के समान जिसकी स्थापना राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा की गई थी। इसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थापित किया गया था, ना कि इसे राज्य विधान मंडल की विधि द्वारा इसे स्थापित किया गया। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ही ठीक है, ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 11, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत किसी स्वायत्त जिले के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, उसका नाम परिवर्तित करने के या सीमाओं को परिभाषित करने की शक्ति किसके पास है? ये है राज्यपाल के पास। सी ऑप्शन इसमें सही है, जो 6ठी अनुसूची के तहत है उसके द्वारा। इसमें नेक्स्ट है 12, 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल को अपने प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। पहला ऑप्शन इसमें सही है, अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यपालों को इसमें राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी प्रतिवर्ष। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक ऐसे राज्य में जहां अनुसूचित जनजातियां हैं, जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना अनिवार्य है, चाहे अनुसूचित क्षेत्र हो या ना हो। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों वाले लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों के बिना किसी राज्य में ऐसी परिषद का गठन का निर्देश दे सकते हैं। राज्य इसमें राष्ट्रपति, ना कि ये अनिवार्य है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम अधिसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा और उसे यहाँ पर निर्दिष्ट संशोधनों के साथ लागू होगा। पहला और दूसरा इसमें ठीक है, 2 कथन इसके ठीक है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 13, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या और संरचना संविधान में निर्धारित है। ये एक संवैधानिक निकाय है। जो यूपीएससी है संघ लोक सेवा आयोग, और ये आर्टिकल 315 से 323 के अंतर्गत 315 से 323 के अंतर्गत तहत एक संवैधानिक निकाय है और इसमें सरकार को सिविल सेवाओं से संबंधित भर्ती, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देता है। कौन? यूपीएससी। तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत है, इसमें संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि इसमें संविधान में केवल अध्यक्ष और सदस्यों के अस्तित्व का प्रावधान है, उनकी जो संख्या है उसको नहीं बताया गया है। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किए बिना संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को दुर्व्यवहार के लिए हटा सकते हैं। गलत है। इसमें यहाँ पर जो आर्टिकल 317 है, अनुच्छेद 317 के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार के आधार पर तभी हटा सकते हैं वो जब राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट हो, तभी उनको हटा सकते हैं, ना कि पहले। दोनों ऑप्शन इसमें गलत है, तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 14, प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारकों के संबंध में इसमें
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है, ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक थे, ओसीआई पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है। इसमें ठीक है, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन बताना है। जिसके दादा दादी यहाँ पर बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक थे, वो ओसीआई के पंजीकरण पात्र नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन है, ओसीआई कार्ड धारक भारत में चुनाव लड़ने का हकदार है, बशर्ते वह देश में मतदान के रूप में पंजीकृत हो। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो ओसीआई है, कार्ड धारक केंद्र सरकार द्वारा ये अधिसूचित कुछ अधिकारों के हकदार होते हैं, जैसे उन्हें मतदाता पंजीकरण, चुनाव लड़ने, संसद या राज्य विधानसभाओं का सदस्य बनने, राजनीतिक अधिकारों के स्पष्ट रूप से इन्हें वंचित रखा गया है। इनमें ये भागीदारी नहीं ले सकते हैं, जैसे कि चुनाव लड़ने के और मतदान देने के, इनको वंचित किया गया है जो ओसीआई है। ओसीआई कार्ड धारक, अब इसमें आर्टिकल 16, जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 यही है कि लोग रोजगार के पात्र नहीं है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बनने योग्य नहीं होते हैं, जो भी ओसीआई होते हैं। और मतदाता के रूप में भी ये पंजीकरण के हकदार नहीं होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 15, भारतीय संविधान के आर्टिकल 20, इसमें आर्टिकल 20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है, आर्टिकल 20 मनमानी दंडात्मक कार्रवाई के विरुद्ध नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को संरक्षण प्रदान करता है। इसमें नागरिक भी और विदेशियों दोनों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, जो अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 के तहत आत्मदोष सिद्धि के विरुद्ध प्रतिरक्षा केवल दंडात्मक कार्रवाई पर लागू होती है। ये केवल जो दंडात्मक कार्रवाई होती है उस पर ही लागू होती है, आत्मदोष सिद्धि के विरुद्ध प्रतिरक्षा। दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है, सी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट 16, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के संबंध में इसमें बताना है कौन से ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 33 के अंतर्गत बनाए गए विधान को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो भी विधान को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो सशस्त्र बलों के सदस्य पद में नॉन कॉम्बेटेंट कर्मी शामिल हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें बी आंसर सही है, केवल 2। आर्टिकल 33 में संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और इसी तरह के जो अन्य बल होंगे, मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है संसद को। नेक्स्ट 17, भारत में सेना विधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से सेना विधि पद को परिभाषित करता है। भारत का संविधान सेना विधि पद को परिभाषित नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है, सेना विधि के दौरान संसद द्वारा पारित क्षतिपूर्ति अधिनियम को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो इसे चुनौती दी जा सकती है। ये ऑप्शन भी इसमें गलत है, चुनौती नहीं दी जा सकती है, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सेना विधि के तहत की गई कार्यवाही जो सुरक्षा के लिए संसद द्वारा पारित होंगी, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। दोनों ऑप्शन इसमें गलत हैं, डी आंसर इसका सही होगा, ना तो 1 नहीं 2। नेक्स्ट है इसमें 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि एवं उन्हें सामाजिक अन्याय तथा शोषण की संरक्षा का निर्देश देता है। ये आर्टिकल 46 में
बताया गया है अनुच्छेद 46 में। सी आंसर इसमें सही है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं डीपीएसपी, ये भाग 4 में है डीपीएसपी, और 35 से लेकर 35 से लेकर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। इसमें यहाँ पर जो एससी, एसटी और अन्य दुर्बल वर्ग हैं उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षा का निर्देश अनुच्छेद 46 में दिया गया है। इसमें 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार से संबंधित है। 46 है एससी, एसटी और जो अन्य दुर्बल वर्ग है उससे रिलेटेड। और 48 यह गाय, बछड़ों और जो दुधारू और वाहक मवेशी होते हैं उनके वध पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 19 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण उपयोग NCDRC के संबंध में इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। आयोग की सदस्य संख्या संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। ये संविधान द्वारा निर्धारित नहीं की गई है, जबकि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है उसके द्वारा जो पहले वाला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है उसको प्रतिस्थापित करता है। और त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली शुरू की गई थी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, 3 स्तरों पर। एक तो राज्य, राष्ट्रीय और जिला स्तर पर। राष्ट्रीय आयोग जो NCDRC है सर्वोच्च निकाय के रूप में ये कार्य भी करता है। तो संविधान द्वारा इसको निर्धारित नहीं किया गया था, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा इसको निर्धारित किया गया। इसमें एक तो अध्यक्ष और 4 से 11, एक तो अध्यक्ष होंगे और इसमें 4 से 11 मेंबर्स हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 70 वर्ष तथा आयोग के सदस्यों के लिए इसकी जो आयु सीमा है वो 67 वर्ष है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 20 भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है किसी राज्य के राज्यपाल का न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के नीचे के पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति पर नियंत्रण होता है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। किसी राज्य के राज्यपाल और जो न्यायिक जिला न्यायाधीश के पद से जो नीचे न्यायिक सेवा में व्यक्तियों की नियुक्ति, पदोन्नति और अवकाश पर नियंत्रण न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, संविधान करता है ये, न कि इसमें राज्यपाल। दूसरा ऑप्शन है जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता, इसमें जो जिला न्यायाधीश होगा उसके रूप में जो नियुक्त किया जाएगा व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष तक, 7 वर्ष अधिवक्ता या प्लीडर के रूप में उसको कार्य करने का अनुभव होना जरूरी है। इसमें दूसरा ऑप्शन ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आ रहा है बी में, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 21 भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताने हैं। पहला है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र राय ही पर्याप्त परामर्श होती है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और जो संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो हाई कोर्ट है उसके संबंधित मुख्य न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना जरूरी होता है, ना कि इसमें एकमात्र जो न्यायाधीश होते हैं उनकी यहाँ पर परामर्श से, मुख्य न्यायाधीश उनके परामर्श से। इसमें 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होने चाहिए और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना जरूरी होता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन इसका सही है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 22 विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन
बताने हैं। पहला है विधान परिषद मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है और उसे पारित कर सकती है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। जो मंत्री परिषद होती है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता और इसमें विधान परिषद मंत्री परिषद के विरुद्ध बोला गया है तो इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद होगी वो सामूहिक रूप से केवल विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, ना कि विधान परिषद के उत्तरदायी होती है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों के अनुमोदन के लिए विधानसभा और विधान परिषद दोनों की सहमति आवश्यक होती है। राज्यपाल द्वारा जो जारी अध्यादेश होंगे उनके लिए इसमें विधान सभा में और विधान परिषद दोनों की सहमति जरूरी होती है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन में परिषद का कोई प्रभावी अधिकार नहीं है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। संसद द्वारा जो पारित संविधान संशोधन विधेयक है उसके अनुसमर्थन में परिषद का कोई प्रभावी अधिकार नहीं होता है, कोई उसमें भूमिका नहीं होगी विधान परिषद की इस प्रक्रिया में। तो इसमें तीसरा ऑप्शन भी सही है। 2 और 3 ठीक है, तो बी में आ रहा है, बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 23 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। व्यापार और वाणिज्य को प्रतिबंधित करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित द्वारा से स्थापित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। ठीक है, ये जो व्यापार और वाणिज्य को प्रतिबंधित करने वाले विधेयक होते हैं उनको राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की जरूरी होती है, आवश्यक होती है स्वीकृति। दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाना जरूरी होता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, सी आंसर सही है। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्य विधानसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होता है। जब राज्य विधानसभा का विघटन हो जाए तो कौन सा विधेयक है जो समाप्त नहीं होता है। इसमें विघटन के समय विधानसभा में लंबित विधेयक जो लंबित विधेयक होते हैं और विधान सभा का विघटन पर यह समाप्त हो जाता है। तो पहला वाला तो गलत है, ये हो जाता है, जबकि इसमें बताना है कौन सा समाप्त नहीं होता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक जो अभी भी विधान परिषद में लंबित है, विधान परिषद में लंबित होगा तो वो भी विघटित हो जाता है। दूसरा भी गलत है। विधान परिषद में लंबित ऐसे विधेयक जिन्हें विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया गया हो वो विघटित नहीं होते हैं। विधान परिषद में तो लंबित है, विधान परिषद में लंबित है, लेकिन विधान सभा द्वारा उनको पारित नहीं किया गया तो वो समाप्त नहीं होते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 25 निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राज्य विधानमंडल का सदस्य अपना स्थान रिक्त कर देता है। किन परिस्थिति में करेगा जो राज्य विधानमंडल का सदस्य होता है। ये यदि कोई सदस्य एक ही समय में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो अपना स्थान रिक्त कर देता है। इस कंडीशन में भी यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तब भी अगर 60 दिनों तक वो अनुपस्थित होता है, जो भी सभी बैठकें थी उसमें प्रेजेंट नहीं हो पाता है, तो तब भी रिक्त हो जाता है उसका स्थान। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है यदि किसी सदस्य का चुनाव न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाता है तो तब भी सदस्य अपना स्थान रिक्त कर देता है। तीनों ऑप्शन इसमें ठीक है, तीनों आ रहे डी में, डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 26 भारत के उपराष्ट्रपति पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा और लोकसभा और साधारण बहुमत से स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, ये राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित किया जाएगा और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृत। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है
उपराष्ट्रपति का पद त्याग पत्र पद से हटाए जाने, मृत्यु या अयोग्यता के कारण रिक्त हो जाता है। ये ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो दोबारा से भी और कई बार भी वो निर्वाचित हो सकते हैं, कितनी भी पदावधियों तक पद पर रह सकता है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो इसमें डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 27, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल, ये निर्वाचक मंडल जब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं उससे पूछा गया है। संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत नहीं होते, यहाँ पर निर्वाचक मंडल का हिस्सा मनोनीत नहीं होते, इसमें जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दिल्ली और पुडुचेरी की, इसमें पहला ऑप्शन कट करते हैं तो आंसर इसमें निकल रहा है बी 2 और 3। इसमें दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं, और राज्य विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो 2 और 3 ऑप्शन बी आंसर इसका सही है। 28 है कथन 1, भारतीय संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का सम्मिश्रण है। इसमें पहला ऑप्शन सही है। मंत्रियों का चयन आमतौर पर विधायिका से होता है, वे इसके सदस्य बने रहते हैं। दूसरा कथन भी इसमें सही है, और यहाँ पर कथन 1 की व्याख्या भी करता है कथन 2। ए आंसर इसमें सही है। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली और भारत की संसदीय प्रणाली के बीच मूलभूत अंतर को सर्वोत्तम रूप से प्रतिपादित करता है। इसमें बताना है कौन सा कथन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली और भारत की संसदीय प्रणाली के बीच में मूलभूत अंतर देखना है इन ऑप्शंस में से। राष्ट्रपति प्रणाली में जो राष्ट्रपति प्रणाली होती है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है। जो राष्ट्रपति प्रणाली होती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जा रही है, तो इसमें पृथक्करण जो होता है वो कठोर ही होता है कार्यपालिका और विधायिका के बीच में। पहला ऑप्शन हाँ, इसमें आगे भी दिया हुआ है, जबकि संसदीय प्रणाली में शक्तियों का सम्मिश्रण होता है। जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें शक्तियों का सम्मिश्रण होता है, तो यही ऑप्शन इसमें सही है। ए आंसर इसका करेक्ट है। संसदीय प्रणाली की जो विशेषताएं होती हैं, नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी। संसदीय, यहाँ पर देख रहे हैं संसदीय प्रणाली नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी। जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र कार्यकारी के रूप में कार्य करते हैं, और जो वास्तविक कार्यकारी होता है वो प्रधानमंत्री होता है संसदीय प्रणाली में। और इसमें दोहरी सदस्यता, जो दोहरी सदस्यता होती है, जैसे कि मंत्री होंगे, विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, मंत्री कार्यपालिका के भी और विधायिका के भी। राजनीतिक एकरूपता, जो मंत्री आमतौर पर एक ही दल या गठबंधन से होते हैं। शक्तियों के जो पृथक्करण होता है उसके विरुद्ध होते हैं, जैसे विधायिका और कार्यपालिका के पारस्परिक निर्भरता होती है। विधायिका और जो कार्यपालिका होती है उसकी क्या होगी, यहाँ पर निर्भरता होगी। और राष्ट्रपति जो अमेरिका में है, इसमें कार्यपालिका विधायिका से पूरी तरह स्वतंत्र होती है, शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है। नेक्स्ट है इसमें 30, इसमें सही कथन बताने हैं। भारत में प्रधानमंत्री के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जो भारत में प्रधानमंत्री है वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, निम्न सदन या उच्च सदन दोनों में से कोई एक। जबकि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होता है वो हाउस ऑफ कॉमन्स, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है जैसे कि लोकसभा, उसका ही सदस्य यहाँ पर होना ज़रूरी होता है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है भारत और ब्रिटेन दोनों में कोई व्यक्ति जो विधायिका का सदस्य नहीं है। भारत और ब्रिटेन दोनों में जो कोई व्यक्ति है जो विधायिका का सदस्य नहीं है, फिर भी उसे अधिकतम 6 माह तक मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। भारत में
संसद का सदस्य न होने पर भी किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है और वो 6 महीने के भीतर निर्वाचित होना उसको अनिवार्य होता है। जबकि ब्रिटेन में ये सांसदों को ही मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, इसमें 6 महीने की कोई छूट नहीं होती है। जो भी ब्रिटेन में केवल वर्तमान सांसद होंगे उनको ही मंत्री नियुक्त किया जाएगा। और भारत में जैसे कोई भी सदस्य है, किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, 6 महीने के भीतर उसको निर्वाचित होना ज़रूरी होगा और वो है आर्टिकल 75 के अंतर्गत। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं है, 6 महीने की छूट होती है। इसमें पहला ऑप्शन ही ठीक है, ए आंसर सही है। 31 है, राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही ऑप्शन इसमें बताने हैं, संसद किसी राज्य सूची के विषय पर विधि निर्मित कर सकती है। संसद किसी राज्य सूची के विषय पर विधि निर्मित कर सकती है, ठीक है, यदि 2 या अधिक राज्य विधानमंडल उस आशय पर प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो संसद किसी भी राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है, एक बार ऐसी विधि बन जाने पर उसे संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया था संशोधित या निरसित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये जो प्रावधान है इसमें कोई भी विधान संसद द्वारा ही संशोधित या निरसित किया जा सकता है, ना कि इसमें विधानमंडलों के द्वारा किया जाएगा। संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, ना कि जो राज्य विधानमंडल होंगे उनके द्वारा नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ही ठीक है, ए आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 32, राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसमें यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए गए हैं, सही ऑप्शन बताना है। ऐसा विधेयक जो राज्यों के हित में कोई कर या शुल्क लगाता है या इसमें परिवर्तन करता है, ये भी केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, ऐसा विधेयक जो राज्यों को धन वितरण के सिद्धांतों को प्रभावित करता है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है, ऐसा विधेयक जो केंद्र के उद्देश्य के लिए किसी निर्दिष्ट कर या शुल्क पर कोई अधिभार लगाता है, ये भी इसमें शामिल किया जाता है। ऐसा विधेयक जो आयकर के प्रयोजनों के लिए कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करता है। चौथा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, सभी ऑप्शन इसके ठीक है, तो डी आंसर सही है, 1 2 3 4। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। पहला ऑप्शन है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर भारत के भीतर और विदेश दोनों से उधार ले सकती है। जो केंद्र सरकार है ये संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर भारत के संचित निधि की जो प्रतिभूति है उन पर भारत के भीतर भी और विदेश दोनों से ये उधार ले सकती है, ठीक है, पहला ऑप्शन। राज्य सरकार भी राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर और विदेश से उधार ले सकती है, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें जो राज्य सरकार है वो केवल भारत के भीतर ही राज्य की संचित निधि से ही जो भी निधि होगी प्रतिभूति पर उधार ले सकती है और गारंटी दे सकती है, लेकिन ये विदेश में नहीं है, विदेश से ये नहीं ले सकती है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। 34 है, उत्तर पूर्वी परिषद NEC की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। परिषद में पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। जो परिषद होती है NEC उत्तर पूर्वी परिषद के बारे में इसमें बताना है। और इसमें देखें जो उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत 1972 में शिलांग में ये कार्यशील हुई थी और ये एक वैधानिक सलाहकार निकाय है, ये एक सलाहकार निकाय है। तो पूर्वोत्तर में जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें
राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित परिषद के सदस्यों में से एक परिषद का अध्यक्ष होता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, सी आंसर सही है। 35 है क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में इसमें सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय परिषदें संविधान के भाग 11 के अंतर्गत गठित संवैधानिक निकाय है। जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, क्षेत्रीय परिषद ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इन्हें 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम और केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देने के लिए इनकी स्थापना की गई थी और संवैधानिक निकाय न होकर के ये एक वैधानिक निकाय है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें, हाँ इसमें बताने केवल कौन सा होगा। दूसरा ऑप्शन है अंतर्राज्यीय विवादों एवं आर्थिक नियोजन जैसे मामलों पर उनकी सिफारिशें राज्यों पर बाध्यकारी होती हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन भी गलत है। जो भी यहाँ पर अंतर्राज्यीय विवाद होते हैं, अंतर्राज्यीय विवाद राज्यों के देश के भीतर ही, जो राज्य एक राज्य दूसरे राज्य के भीतर जो भी विवाद है, और आर्थिक नियोजन जैसे मामलों पर उनकी सिफारिशें राज्य पर बाध्यकारी नहीं होती, ये ऑप्शन भी गलत है। सलाहकारी होती है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित एक उपाध्यक्ष होता है, ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। प्रत्येक जो परिषद है, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें उपाध्यक्ष का चयन सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से 1 वर्ष की अवधि के लिए बारी बारी से किया जाता है। राष्ट्रपति की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। चौथा ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के समान अध्यक्ष होते हैं। चौथा ऑप्शन इसमें सही है। एक ही ऑप्शन इसमें ठीक है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के सामान्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। 36 है भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस भी बताने हैं। आत्यंतिक वीटो का प्रयोग आमतौर पर निजी सदस्यों के विधेयक, जो निजी सदस्य होते हैं उनके विधेयक के संबंध में ही इसका प्रयोग किया जाता है, जो आत्यंतिक वीटो होती है। पहला ऑप्शन इसमें सही है और इसका जो तात्पर्य होता है आत्यंतिक वीटो का किसी विधेयक को पूर्णतः अस्वीकार करने से है। पहला ऑप्शन सही है। धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। धन विधेयक के जो मामले होंगे उनमें निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है। निलंबनकारी वीटो का जो प्रयोग किया जाता है वो राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, जबकि धन विधेयक में जो विधेयक होता है उसको नहीं लौटाया जाता है। अब धन विधेयक को लौटाने के लिए निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ठीक है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। 37 है आर्टिकल अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन इसमें बताने हैं। यदि अध्यादेश को संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन, जैसे अध्यादेश है इसको संसद द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो इसकी जो अवधि होगी वो 6 महीने या फिर 6 सप्ताह ही हो सकती है। जब संसद सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति संविधान में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संविधान में संशोधन के लिए कोई अध्यादेश नहीं होता है। जो राष्ट्रपति हैं संविधान में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। संविधान में जो संशोधन है, संविधान संशोधन केवल आर्टिकल 63, 68 के अंतर्गत ही संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, ना कि इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला आंसर ठीक था। और
किसी अध्यादेश को वापस लेने की राष्ट्रपति की शक्ति विवेकाधीन है। विवेकाधीन इसमें शक्ति नहीं है। जब किसी अध्यादेश को वापस लिया जाएगा तो राष्ट्रपति की शक्ति ये विवेकाधीन नहीं होती है। इसमें जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाएगा। ये राष्ट्रपति जी की कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। पहला ऑप्शन ही ठीक है, तो केवल एक ही ठीक होगा, केवल एक ए आंसर। 38 है, भारत में रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण केवल गैर कानूनी हिरासत के मामलों पर जारी किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये केवल गैर कानूनी हिरासत, जो भी गैर कानूनी है, जिसमें कानून का प्रयोग नहीं किया गया, उन हिरासत के मामलों पर ये जारी की जा सकती है। गैर कानूनी हिरासत के मामलों पर यदि हिरासत वैध है अथवा वैध प्राधिकार है तो उसके अंतर्गत जो भी यहाँ पर रिट होगी वो जारी नहीं की जाएगी। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश जारी किया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध, ये ऑप्शन इसमें गलत है। परमादेश का मतलब होता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय है और नीचे वाले न्यायालय को आदेश दे। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। तो इसमें उपराष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। परमादेश रिट किसी सरकारी अधिकारी और प्राधिकारी को कानून द्वारा लगाए गए कर्तव्य को निभाने के लिए ही ये की जा सकती है। राष्ट्रपति राज्यपालों के खिलाफ ये लागू नहीं की जाती है। संवैधानिक प्रतिरक्षा प्राप्त है, जो भी राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। जो संविदात्मक हैं जैसे कि निजी अनुबंधों और संविदात्मक दायित्व, उनको लागू करने के लिए इसको जारी नहीं किया जा सकता है परमादेश को। 1 और 3 इसमें सही है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 39, भारत में प्रतिषेध, जो प्रतिषेध मतलब मना करना, उत्प्रेषण रिट के बारे में इसमें विचार करना है, सही ऑप्शन बताना है। प्रतिषेध और जो उत्प्रेषण रिट होती हैं दोनों ही उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों और न्यायाधिकरणों को नियंत्रित करने के लिए जारी की जाती हैं। जो उच्च न्यायालय होंगे और उनके नीचे जो भी न्यायालय हैं उनके लिए न्यायाधिकरणों को नियंत्रित करने के लिए जारी की जाती है। और ये न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों और क्षेत्राधिकारों, जो क्षेत्राधिकार हैं उनके अतिक्रमण पर भी ये सुरक्षा प्रदान करती है उनके विरुद्ध। इसमें पहला ऑप्शन है प्रतिषेध रिट अंतिम आदेश पारित होने से पहले जारी की जाती है, जबकि ये अंतिम जो आदेश होगा पारित होने से पहले जारी की जाएगी प्रतिषेध, जबकि उत्प्रेषण रिट अंतिम आदेश पारित होने के बाद जारी की जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट दोनों न केवल न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध बल्कि विधायी और प्रशासनिक निकायों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये प्रशासनिक प्राधिकारियों, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है, बल्कि जो उच्च न्यायालय और उनके जो निचली अदालतें होंगे और न्यायाधिकरण, उनको नियंत्रित करने के लिए जारी की जाती है ये रिट, ना कि इसमें ये जो भी निजी होंगे और विधायी प्रशासनिक, इनके विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ही ठीक है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 40, आर्टिकल और इधर निर्देशक तत्व दिए गए और इसमें देखना है सही कथन। पहला है अनुच्छेद 39, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है। 41 है बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी एवं निःशक्तता की स्थिति में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार की बात कही गई है, जो अनुच्छेद 41 है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत। तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। कभी कभी इसमें मिलान करने से रिलेटेड पूछ लिया जाता है,
जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। 41 है, भारत में नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें देखने हैं सही कथन कौन कौन से हैं। दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष को वर्ष 1977 में संसद के एक विशिष्ट अधिनियम के तहत वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दोनों सदनों में जो नेता प्रतिपक्ष को वर्ष 1977 में संसद के एक विशिष्ट अधिनियम के तहत वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। दूसरा ऑप्शन है नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन, भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा ऑप्शन भी सही है। जो विपक्ष का नेता होता है उसको कैबिनेट मंत्री के समान वेतन, भत्ते और यहाँ पर सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन है सदन में एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या कुल सदस्य का छठा भाग होती है। इसमें 10वां भाग होती है, 1/10वां, ना कि छठा भाग होती है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 1 और 2 ऑप्शन ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। 41 है, राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही ऑप्शन बताने हैं। राज्यसभा के सभापति सदन के सदस्यों में से उपाध्यक्षों के पैनल के लिए सदस्यों को मनोनीत करते हैं। जो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन के जो संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जो भी सदन है उसका संचालन को सुनिश्चित किया जाएगा, उसके प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत उपाध्यक्षों का एक पैनल गठित होता है। दूसरा ऑप्शन है पैनल का उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता तब भी कर सकता है जब सभापति अथवा उपसभापति का पद रिक्त हो। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो पैनल का उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता तब भी कर सकता है जब सभापति और उपसभापति का पद रिक्त हो। राष्ट्रपति सदन के किसी सदस्य को चुनाव द्वारा रिक्त स्थान भरे जाने तक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, ए आंसर करेक्ट है। 43 है, भारत में विप जो सचेतक भी इसको बोला जाता है, इस पद के संदर्भ में सही कथन देखना है। जो सचेतक है का पद भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है। इस पद का भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं मिलता है। पहला ऑप्शन गलत है। ये संसदीय प्रणाली का एक अंग माना जाता है। भारत के संविधान या संसद की कार्यविधि में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है, बल्कि संसदीय प्रणाली में एक अंग है जो सचेतक है। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक हमेशा सदन का नेता होता है। ये सरकारी दल का मुख्य सचेतक सदन का नेता नहीं होता है लोकसभा में, बल्कि इसके स्थान पर मुख्य सचेतक का पद संसदीय कार्य मंत्री के पास होता है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन इसमें बताना है, तो डी ऑप्शन सही होगा, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है 44, संसद की कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन बताने हैं। स्थगन सदन के सत्र को समाप्त करता है। जो स्थगन होता है ये सदन के सत्र को समाप्त नहीं करता है, और जबकि सत्रावसान केवल बैठक को समाप्त करता है। ये उल्टा करके दे दिया है। जो स्थगन होता है वो केवल बैठक को समाप्त करता है, ना कि पूरे सत्र को समाप्त करता है। जबकि सत्रावसान सत्र का अवसान हो जाना, इसमें ही बात की गई है सत्रावसान में। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा है स्थगन का आदेश सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। जो स्थगन किया जाएगा इसका आदेश पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। सत्रावसान भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जबकि स्थगन का जो आदेश है ये पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसमें बी ऑप्शन सही है, केवल 2। नेक्स्ट है 45, भारतीय संसद में सरकारी विधेयकों और गैर सरकारी विधेयकों के संदर्भ में देखना है, सही कथन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है
एक सरकारी विधेयक एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये सरकारी विधेयक एक मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि एक गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सही है। सदन द्वारा सरकारी विधेयक की अस्वीकृति पर, यहाँ पर जो भी सरकारी विधेयक की अस्वीकृति पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है अगर अस्वीकृति हो जाती है, जबकि एक गैर सरकारी विधेयक की अस्वीकृति में ऐसा कोई भी नहीं है कि त्यागपत्र देना पड़े, क्योंकि वो तो निजी विधेयक है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा ऑप्शन है, एक सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए 1 महीने की सूचना की आवश्यकता होती है। एक सरकारी विधेयक को 1 महीने की सूचना की आवश्यकता होती है। इसमें ये ऑप्शन गलत है। सूचना की अवधि अलग अलग होती है, ना कि इसमें ये 1 महीने के लिए बोला गया है। इसमें 7 दिनों की पूर्व सूचना जरूरी होती है, जो एक सार्वजनिक विधेयक होता है, जबकि जो निजी विधेयक होगा इसके लिए 1 माह पूर्व सूचना जरूरी होती है। जो सरकारी विधेयक होगा उसके लिए 7 दिनों की, और जो निजी विधेयक होगा उसके लिए 1 महीने की पहले सूचना जरूरी होती है देनी। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। पहला और दूसरा आ रहा ए में, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 46, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही ऑप्शन इसमें बताने हैं। राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15 से कम नहीं होगी। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। ये 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन 12 से कम नहीं होती है। इसमें 15% से अधिक नहीं हो सकती, इसमें अधिक नहीं हो सकती, और 12 से कम नहीं हो सकती। नंबर में 12 बताया गया कि 12 से कम नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है, संशोधन 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किए गए विधायक को मंत्री नियुक्त किए जाने अथवा कोई लाभकारी राजनीतिक पद धारण करने से रोकता है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। और कोई लाभकारी राजनीतिक पद धारण करने से रोकती है, जो 10वीं अनुसूची है, दल बदल से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन ठीक है, केवल बी आंसर ठीक है। 47 है, 10वीं अनुसूची के तहत नियम बनाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताने हैं। पीठासीन अधिकारी 10वीं अनुसूची के लिए नियम बना सकते हैं। जो पीठासीन अधिकारी हैं ये नियम बना सकते हैं, और सदन 30 दिनों के भीतर उन्हें मंजूरी भी दे दे। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी सदस्य की शिकायत के बिना भी दल बदल का मामला प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। जो दल बदल का मामला है, पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वतः संज्ञान से प्रारंभ नहीं किया जा सकता। सदन के किसी सदस्य द्वारा शिकायत की गई हो, केवल तभी विचार किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये स्वतः संज्ञान के द्वारा नहीं किया जाता है, पीठासीन अधिकारी के द्वारा। पहला ऑप्शन इसका सही था, पहला ही ठीक है इसमें, तो ए आंसर सही है। नेक्स्ट 48, भारतीय चुनावों में इनमें से कोई नहीं, नोटा विकल्प प्रावधान के संदर्भ में देखना है। इसमें गलत कथन बताना है। पहला ऑप्शन है, नोटा की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2013 के मामलों में हुई थी। इसमें सही है पहला ऑप्शन, तो ये 2013 के मामलों में ही हुई थी। नोटा विकल्प लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा चुनावों में उपलब्ध है। ये सभी में उपलब्ध है। इसमें गलत ऑप्शन देखना है। लोकसभा और जो सभी राज्य विधानसभाएं हैं सभी में ये उपलब्ध है। और इसका पहली बार जो प्रयोग किया गया था 2013 के राज्य विधानसभा चुनावों में किया गया था। जब 2013 में राज्य विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें पहली बार नोटा शब्द का प्रयोग किया गया था, और ये सभी राज्य विधानसभा चुनावों पर उपलब्ध है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, मध्य प्रदेश का एक निर्वाचन क्षेत्र हाल ही में पहला ऐसा निर्वाचन क्षेत्र बना जहां नोटा को मिले वोट सभी उम्मीदवारों से अधिक थे। ये ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। मध्य प्रदेश का कोई निर्वाचन क्षेत्र
इसमें निर्वाचन क्षेत्र नहीं बना जहां नोटा को प्राप्त हुए वोट सभी उम्मीदवारों में से अधिक थे। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा वोटों की सर्वाधिक संख्या 2 लाख से अधिक का नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, गलत ऑप्शन इसमें बताना है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 49। भारत में चुनाव प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही ऑप्शन इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक सामान्य मतदाता सूची होती है। ठीक है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक सामान्य मतदाता सूची होती है। दूसरा ऑप्शन है, निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर न्यायालय में प्रश्न उठाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। संविधान यह घोषित करता है कि निर्वाचन क्षेत्र उनके परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाता है। जो परिसीमन है उसके लिए उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है किसी भी न्यायालय में। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन ही सही है। तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 50। यह अधिकारी किसी संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है। यहाँ पर देखना है कौन सा अधिकारी होगा। जिम्मेदार होता है उसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्राय सरकारी या स्थानीय प्राधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा नामित या मनोनीत किया जाता है और वह राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से कार्य करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अधिकारी से अलग होता है जो पूरे जिले में चुनावों की निगरानी करता है। इसमें निम्नलिखित में से किस अधिकारी का वर्णन ऊपर जो बात की गई है ये किसके बारे में बोली गई है? ये बताया गया है जो रिटर्निंग अधिकारी है उसके बारे में बताया गया है। RO रिटर्निंग ऑफिसर। RO संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में चुनावों के संचालन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है।